Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Prataksha Dwivedi और आज हम क्लास 9th के सिविक्स का सेकेंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे डिज़ाइन है वो कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के टाइम पे कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में क्या डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है। और आई गेस मुझे आपको डेमोक्रेसी का मतलब बताने की फिर से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में ही पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, उसमें क्या क्या उसके प्रोविजंस होते हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं वगैरह। तो अब हम डायरेक्टली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका पढ़ते हैं। I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for it I am prepared to die. तो ये किसने कहा है? ये नेल्सन मंडेला ने कहा है. He was a profound लेट्स से अ लीडर जो बहुत ही मतलब फेमस थे और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है अफ्रीका के लिए, स्पेशली फॉर द ब्लैक पीपल. This was Nelson Mandela being tried for treason by the white South African government. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. Apartheid regime क्या था? साउथ अफ्रीका में एक, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कभी, तो एक एंटी अपार्थाइड मूवमेंट चला था. तो अपार्थाइड क्या था? अपार्थाइड ये था जिसमें गोरे और काले लोगों में भेद चालू हो गया था कि मतलब जो गोरे हैं वो सुपीरियर हैं और जो ब्लैक पीपल हैं दे आर नॉट as equal as the white people and they are meant to be slaves या फिर dominated, they were brutally dominated. तो ये सारी चीजें साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा एकदम ऐसे जोरों शोरों से चल रही थी, ठीक है. He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison Robert Island, ठीक है. अब देखते हैं अपार्थाइड के आपके स्ट्रगल्स क्या क्या थे हमारे. नेटिव इंडियंस, यहाँ पे एक वो दिया है, साइन बोर्ड दिया है 19 अपार्थाइड एरा का, 1953 का. नेटिव इंडियंस एंड कलर्स, if you enter these premises at night, you will be listed as missing armed guards shot on sight. Savage dogs devour the corpse. You have been warned. Danger. तो ये एक हद जो कहते हैं ना कि पार हो चुकी थी कि इन लोगों ने मतलब इंसान को इंसान की तरह भी नहीं देखा एंड दे वर लाइक ट्रीटिंग द पर्सन एज गॉड नोज व्हाट. एकदम इतने ब्रूटली और ह्यूमैनिटी एकदम खत्म पे ही थी इन लोगों के अंदर. और इसका रीजन क्या था? क्या जो लोग ब्लैक थे, जो लोग काले थे, काले गोरों का भेद बहुत ही, अभी कुछ साल पहले ब्लैक लाइव्स मैटर बहुत फेमस हुआ था, एक मूवमेंट चला था जो एक इंटरनेट मूवमेंट मान लीजिए आप. तो ऐसा क्या किया था काले लोगों ने? क्या उनका कोई गुनाह है या उन्होंने कुछ ऐसा उनके हेरिडिटरीली कोई ऐसा उन लोगों की फैमिली फॉर फादर्स या किसी ने कुछ ऐसा क्राइम कमिट किया था दैट दे हैव बीन हेटेड सो मच बाय द व्हाइट्स? सो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि आंसर नो है. उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था. तो फिर उनको इन सब बातों की सजा क्यों मिल रही थी? उन्हें इन सब बातों की सजा इसलिए मिल रही थी क्योंकि वो क्या थे? They were black in color. मतलब आप सेंसिबली सोचिए, तो जस्ट बिकॉज किसी इंसान का कलर ब्लैक है तो क्या उसे डोमिनेट करने का हक एक वाइट इंसान को मिल जाता है कि उसे आप इंसान, जानवर, मतलब इतनी बुरी तरह ट्रीट करें कि मतलब जो एक ह्यूमैनिटी के बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं, आप डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट और सब कुछ तो साइड रख दीजिए, जो इंसानियत सबसे बड़ी एक गवर्नमेंट मान लीजिए या फिर रूल मान लीजिए ह्यूमैनिटी का जो होता है, वो भी खत्म हो गया था लोगों के अंदर व्हेन इट केम टू द व्हाइट वर्सेस ब्लैक. इट वाज नॉट इवन वर्सेस तो इक्वल लोगों में होता है ना, व्हाइट्स तो अपने इक्वल कंसिडर ही नहीं करते थे ब्लैक्स को. तो हम देखते हैं कि स्ट्रगल क्या था अगेंस्ट अपार्थाइड.
Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. ये आप लोगों को मार्क करना है और ये जानना जरूरी है क्योंकि हम बुक रीडिंग कर रहे हैं. I would like you people to also sit with your books. अगर आप अपनी बुक के साथ बैठेंगे, मेरे साथ साथ रीड करेंगे और जो मैं मार्क कर रही हूँ वो आप मार्क करेंगे तो आपके लिए भी इजी होगा समझना. The white Europeans imposed this system on South Africa. During the 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with arms and forces. तो यहाँ तक हमें पता चल गया कि यूरोप से आए थे. जिस तरह से इंडिया पे ब्रिटिश राज हुआ था वैसे ही अफ्रीका को भी उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया था और उसी तरह से ब्रूटली वो उन लोगों को भी ट्रीट कर रहे थे. ठीक है, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज्यादा बड़े मैनर में चल रहा था. बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स. अब इंडिया में पर क्या हुआ ना कि गवर्नमेंट थी बट सेटलमेंट्स नहीं बने थे व्हाइट लोगों के. ठीक है, लाइक ब्रिटिशर्स के. बट अफ्रीका में क्या हुआ कि वो जाके सेटल हो गए एंड देन वो वहां पे पीढ़ी दर पीढ़ी रहने लगे, जनरेशन टू जनरेशन, और वो वहां के रूलर्स बन गए. The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. ठीक है, the native people of South Africa are black in color. They made up about 3/4 of the population and were called black. They were 3/4 of the population and they were called what? Blacks. Besides these two groups, there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India. The white rulers treated all non-white as inferiors. The non-whites did not even have right to vote. Right to vote क्या होता है? एक डेमोक्रेसी का हमारे बेसिक राइट होता है. तो अंग्रेजों ने जो नॉन वाइट थे, जिनका कलर का मतलब कोई स्किन कलर था, जो इंडियन थे या जो भी ऐसा, जो नॉन वाइट थे, जो वाइट नहीं थे, उनसे वोटिंग का जो बेसिक हक होता है वो तक उन लोगों ने छीन लिया था. The apartheid system was particularly oppressive for the blacks. They were forbidden from living in white areas. They could work in white areas only if they had a permit. ठीक है. Apartheid system was particularly oppressive for the black. वो जहाँ पे whites काम करते थे वहाँ पे काम नहीं कर सकते थे. वो सिर्फ तभी काम कर सकते अगर उनके पास एक permit हो. ठीक है. Train, buses, taxis, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, ये जितने भी public areas हैं आपके, ठीक है, वो ऑल सेपरेट फॉर द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स. अब मान लीजिए कि आप एक पार्क में गए हैं, ये एक पार्क है और आप साउथ अफ्रीका में हैं एंड यू आर इन द अपार्थीड एरा. ओके, यू आर इन द अपार्थीड एरा और आप एक पार्क में गए हैं. तो उस पार्क में व्हाइट्स के लिए अलग जगह है और आपका ब्लैक्स के लिए अलग जगह है. ठीक है, मतलब व्हाइट्स की थोड़ी और अच्छी, ऊंची, वेल फैसिलिटेटेड जगह होगी और ब्लैक्स के लिए बहुत ही गंदी हालत में डिवीजन होगा कि व्हाइट्स आर नॉट लाइक ब्लैक्स आर नॉट इक्वल टू व्हाइट्स और इसीलिए वो उनके साथ उठ बैठ नहीं सकते. ठीक है, they could not even visit the churches where the whites worshipped. अब जहाँ पे whites वर्शिप करते थे ना, वो उस जगह तक पे नहीं जा सकते थे. इतना ज्यादा बुरा हाल हो रखा था. कहाँ पे हो रखा था ये हाल? ये सब हो रखा था आपका साउथ अफ्रीका में. ओके, द ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट. उनसे जो एक बेसिक राइट होता है ना आपका, जो I guess there is some glitch. Please give me a second. Yeah. Okay. हाँ, तो जो एक बेसिक राइट होता है कि मतलब अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो एटलीस्ट आप प्रोटेस्ट तो करें. जो ब्लैक्स थे उनसे ये राइट तक छीन लिया गया था कि तुम्हारे साथ जो बुरा हो रहा है वो हो रहा है, उसके लिए तुम्हें प्रोटेस्ट करने का भी हक नहीं है. Since 1950, the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. क्योंकि इसमें सिर्फ blacks included थे. आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि
ब्लैक्स के अलावा कौन कौन थे? तो दे वर कलर्ड एंड इंडियंस, ठीक है, हु वर फाइटिंग फॉर द अगेंस्ट द अपार्थीड सिस्टम. They launched protests and marches. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में अम्ब्रेला, अब अच्छा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जैसे बारिश हो रही है, आपने एक अम्ब्रेला खोला, आपके जान पहचान कितने लोग हैं, सब उसके अंदर आ जाएंगे, सब उसकी छांव में. तो वैसे ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की छांव में अपार्थाइड मूवमेंट चल रहा था. इंडिया में किसके छांव में चला था आपका इंडियन नेशनल फ्रीडम का जो मूवमेंट था? कांग्रेस के. This included many workers, union and the Communist Party. Many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role. But हाँ, अब ऐसा नहीं है कि whites थे तो सारे ही बुरे थे, तो इसीलिए sensitive whites ने भी join किया था ANC और उन्होंने भी apartheid के against protest किया था. Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people. पता है what I at times think is कि हमारे लिए बैठ के ये सब पढ़ना और याद करना बहुत important, मतलब बहुत easy है, ठीक है, हम थोड़ा सा empathize करेंगे and then we'll get back to whatever we are learning. But ये सब जो subjects है ना, ये सब जो topics हैं, जैसे हमारा Indian freedom struggle हो गया, apartheid movement हो गया, ये सारी चीजें we do not have to learn just for the purpose of our examination. We have to learn so that we know that what struggles have our forefathers or in history what struggles have happened और लोग किस किस चीज से गुजरे हैं और कितना brutal treatment किस community ने किया है हम लोगों के साथ. So this is very important for us to know कि what has happened in the past and how difficult it was for them to give what we have now. जो हमारे पास अभी है वो उनके लिए कितना टफ था हमें देना आज के टाइम में. तो अपार्थाइड भी ऐसा ही था, बहुत से लोगों को मार दिया गया, टॉर्चर किया गया, ठीक है. अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड मेकिंग द न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. कि कैसे हुआ? जब अफ्रीका में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, जितने सारे प्रोटेस्ट हुए, ठीक है, सब बढ़ते ही चले गए और फिर गवर्नमेंट रियलाइज किया दैट दे कुड नॉट नो लॉन्गर कीप ब्लैक अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन. ठीक है, गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज होने लगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कि अब जो ब्लैक्स हैं उनको हम दबा के नहीं रख सकते अपने अंडर, क्योंकि अब उन्हें ये चीज़ें रियलाइज होनी चालू हो गई हैं दैट व्हाट डू दे डिजर्व, ठीक है, उनके साथ क्या हो रहा है. और अब वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं धीरे धीरे, वो जो मूवमेंट है वो इंक्रीज होता जा रहा है. नाउ दे नो कि मतलब अब हम इनको दबा के नहीं रख सकते और अब उन्हें उनके राइट्स का पता चल गया, तो वो और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट ही करेंगे. The white regime changed its policies, discriminatory laws were repealed, ban on political parties and restrictions on the media were lifted. ठीक है, बहुत सारे जो उन्होंने laws बनाए थे, या आपके post movement वो हो सकते हैं कि क्या क्या हुआ. After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as free man. Finally, at the midnight of 26 अप्रैल 1994, मतलब इंडिया के आज़ाद होने के बहुत साल बाद नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका को लहराया गया, ठीक है, एंड मार्किंग द न्यू बॉर्नली डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. The apartheid government came to an end, paving way for the formation of multiracial government. How did this come about? Let us hear Nelson Mandela, the first president of the new South Africa, on this extraordinary transition. अब ये देखिए नेल्सन मंडेला जी ने क्या बोला था. Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in others. My wish is that South Africans never give up on the belief of goodness, that they cherish the faith in human beings in the cornerstone of our democracy. नेल्सन मंडेला ने इतना टॉर्चर सहने के बाद भी जब वो बाहर आए जेल से और जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हो गया, तब भी उन्होंने ये नहीं बोला कि अब हमारी गवर्नमेंट है तो हम अंग्रेज़ों को, मतलब हम ब्रिटिशर्स को टॉर्चर करेंगे. उन्होंने ये बोला कि मेरी यही उम्मीद है साउथ अफ्रीका के लोगों से कि वो हमेशा अच्छे काम करने में बिलीव करेंगे और एक मल्टी रेशियल सोसाइटी बनाएंगे. दैट इज हाउ वी शुड फंक्शन. जो हमारे साथ बुरा हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हम वो दूसरे के साथ करें,
बट हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे चेंज करना चाहिए. वी शुड ट्रांजिशन दैट गुड इन दैट बैड इनटू गुड. After the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. They said, let us build a new South Africa based on equality. वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब वो एक नया साउथ अफ्रीका बनाएंगे जहाँ पे एकता, इक्वालिटी हो, सब एक बराबर हो, चाहे वो किसी भी रेस के हो, औरत हो, आदमी हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे, सोशल जस्टिस हो और ह्यूमन राइट्स हो. द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड the party that led the freedom struggle sat together to draw the common constitution. जैसे इंडिया में क्या हुआ था, कांग्रेस was throughout the freedom struggle and then Congress sat to lay the foundation of Indian constitution. उसी तरह से जिस पार्टी ने साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने में अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया, अपना योगदान दिया, उन्होंने ही बैठ के आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया. After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitutions the world has ever had. This constitution gave to its citizens the most extensive rights available in any country. Together, they decided that in the search of a solution to the problem, nobody should be excluded. They agreed that everybody should become part of the solution. What they might have done or represented, the preamble of the South African Constitution sums up its spirit. तो उन्होंने एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें सबकी वैल्यू हो, सबकी इज्जत हो, किसी को एक्सक्लूड ना किया जाए, इक्वालिटी हो, ये सारी चीजें वहां पे एग्जिस्ट करें. The South African Constitution inspires democrats all over the world. A country denounced by the entire world in 1994 as the most undemocratic one is now seen as the model of democracy. अब जो साउथ अफ्रीका था 1994 तक उसे कंसिडर भी नहीं करते थे लोग कि मतलब वो एक अच्छी डेमोक्रेसी बन सकता है. बट देन आफ्टर सम टाइम वही गवर्नमेंट आपकी, वही स्टेट, वही नेशन ऑल ओवर वर्ल्ड उसे कंसिडर कर रहे हैं कि अरे मतलब ये तो डेमोक्रेसी के लिए एकदम बेस्ट और सूटेड है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर लिया था, मतलब बना लिया था. What made this change possible was the determination of people of South Africa to work together to transform bitter experience into the binding glue of Rainbow Nation. Speaking on the, मतलब वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जितने भी हमारे ये कंट्रीज थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कंट्री के लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने बदला लिया, उन्होंने वापस से सबको एक किया, सारी रेसेस को रिस्पेक्ट किया, उन्होंने फिर अपनी कंट्री को रन किया डेमोक्रेटिकली. अब हम देखते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है. Why do we need a constitution? The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what to do. The oppressor and oppressed is in this new democracy were planning to live together as equals. अब क्या हुआ था, पास्ट में भी देख लीजिए आप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख लीजिए, तो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो लोअर क्लासेस हैं, उनके राइट्स को कितना ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया है. बट देन अगर आप अभी बात करें, मतलब अगर आप इससे अर्ली वैदिक एरा या फिर लेटर वैदिक पीरियड की बात करें, तो फिर क्या ये सेम चीज वहां पे होती थी? नहीं होती थी, क्योंकि एक तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, या तो ऑप्रेसर होते थे और या तो ऑप्रेस्ड होते थे. बट अब क्या हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद क्या कोई ऑप्रेस कर पाएगा किसी को? नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे लॉज बना दिए हैं, रूल्स बना दिए कि सब इक्वल है. इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर. They had their fears, they wanted to safeguard their interests. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. They wanted substantial social and economic rights. The white minority was keen to protect its privileges and property. ठीक है, अब whites का रूल था तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, वो थे तो माइनॉरिटी बट उन्होंने बहुत ज़्यादा पावर से अपना ये रूल किया था. ठीक है, तो उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था किस बात में कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो बची रहे, ठीक है, जो हमारी चीजें हैं वो बची रहे. After long negotiations, both parties agreed to a promise.
The whites agreed to the principle of majority rule and that one person, one vote. They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. The blacks agreed that majority rule would not be absolute. They agreed that the majority would not take away the property of the white minority. तो दोनों पार्टीज में क्या हुआ, द व्हाइट एंड द ब्लैक, दोनों पार्टीज में आपके एक देखा जाए तो कॉम्प्रोमाइज हुआ, ठीक है, कि हम आपके राइट्स या आपके मतलब की बात करते हैं और हम आपके मतलब की बात करते हैं, दोनों ने एक साथ आके एंड देन दे स्टार्टेड द गवर्नमेंट. This compromise was not easy, but then it worked. The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules by the game that everyone would abide by. अब obviously, अब देखिए, मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी को बोल दिया कि मैं ठीक है आई विल वर्क एज पर योर राइट्स, बट मैंने वो सिर्फ बोल दिया, कल को मैं अपनी बात से पलट भी तो सकती हूँ. तो वो कॉम्प्रोमाइज ऐसे नहीं चलता, इसीलिए उसे लिखना ऑन पेपर्स होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होगा. These rules lay down how the rulers are to be chosen in future. These rules also determine that the elected governments are empowered to do and what they cannot do. Finally, these rules decide the rights of the citizens. These rules will work only if the winner cannot change them very easily. This is what the South Africans did. They agreed on some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme. To ignore these, this set the basic rules of the called a constitution. ठीक है, उन्होंने कुछ रूल्स डिसाइड किए कि ये आपके बेसिक रूल्स हैं और फिर उन्होंने उसी के बेसिस पे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सेट किया. Constitution making is not unique to South Africa. ठीक है, every country has diverse groups of people. Their relationship may not have been as bad as between the whites and the blacks in South Africa, but all over the world people have differences of opinion and interest. Whether democratic or not democratic, most countries in the world need to have the basic rules. Basic rules, अब जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है, for example people who are preparing for competitive exams या आपके नॉर्मल एग्जाम्स भी, तो आपको एक डेट शीट मिलती है ना, तो आपको एक गाइडलाइन मिलती है कि इस दिन इसका पेपर है, इस दिन इसका पेपर है, इस दिन इसका पेपर है, तो वो, या फिर आपके स्कूल में एक रूल बुक होगी कि ये ड्रेस कोड है, ये टाइमिंग है, तो इससे क्या होता है, इजी फंक्शनिंग हो जाती है. वैसे ही है कॉन्स्टिट्यूशन का, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स जो होते हैं उन्हीं की वजह से इजी फंक्शनिंग हो जाती है एक कंट्री की. This applies not just to government. Any association needs to have its constitution. It could be club in your area. वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हर चीज का एक रूल बुक होता है. The constitution of a country is a set of rules accepted by all people living together in a country. Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in territory called citizens and also the relationship between the people and government. ठीक है, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का एक एग्जाम्पल हो गया. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल में, ताकि वो एक साथ रह सके. दूसरा वो क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसे अपनी पावर्स को यूज करेगी. तीसरा लिमिट्स डाल देता है गवर्नमेंट पे ताकि वो सिटीजन्स के राइट्स को कर्टेल ना कर पाए, उन्हें हैम्पर ना कर पाए, और एक्सप्रेस करता है लोगों की क्या इच्छाएं हैं ताकि एक अच्छी सोसाइटी बन सके. ये कॉन्स्टिट्यूशन के आप कह सकते हैं कि काम है. All countries that have constitutions are not necessarily democratic. हाँ, बट जरूरी नहीं है कि जिनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक ही हो. बहुत सी कंट्री टाइप्स होती हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है बट देन वो डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं. ओके, all countries that have constitution are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have constitution. अगर डेमोक्रेसी है तो कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है. आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेन ग्रेट ब्रिटेन दैट Americans gave themselves a constitution. After the revolution, the French people approved a democratic constitution. Since then, it has become a practice in all democracy to have written constitutions. ठीक है, हम सबके पास written constitution होना तब से important बन गया है जब भी कोई देश आजाद हुआ है, उसके बाद उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया ताकि कोई और आके उन पे रूल ना कर पाए और वो ऑलरेडी अपना रूल इतना स्ट्रांगली एस्टैब्लिश कर दे. नाउ वी विल सी अबाउट द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग थी वो थोड़ा सा ज़्यादा
ट्रिकी, मतलब ट्रिकी नहीं, थोड़ा लेंदी पार्ट है, इसीलिए अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक्स पढ़ लिया। अब जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आप इजीली पहले इसको समझ लें एंड देन आप उसे समझें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल। जो हम अगली वीडियो डालेंगे उसे प्लीज देखें ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए।